नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे गुरुदत्त जी की कहानी अपनी डफली। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अपनी डफली। देश के स्वार्थी लोगों की भांति घर में स्त्रियों की स्थिति होती है। प्रायः स्त्रियां ही बहुत सी घरेलू अशांति के लिए उत्तरदायी सिद्ध होती हैं। किसी बड़े जमींदार की भांति अपने पति की संपत्ति पर पूर्णाधिकार स्थापित करने के लिए वे युक्तियां प्रयुक्त करती हैं। लड़ाओ और मौज करो, इस सिद्धांत का इस निमित्त साधारणतया प्रयोग किया जाता है। निर्मल जब प्रथम बार अपनी ससुराल आई तो उसने भी ठीक वैसा ही किया। विवाह के बाद पहली मधुर रात्रि व्यतीत करने के उपरांत केशव नहीं चाहता था कि ऐसा कोई प्रसंग छेड़ा जाए जिसमें परस्पर विरोध हो, परंतु निर्मल अत्यंत सावधान थी। उसने अपने पति के बड़े भाई का बहुत बड़ा परिवार देख मन में निश्चय कर लिया कि इस महासमुद्र में बूंद बनकर वह नहीं रहेगी। वह अपने पति की वस्तुओं का निरीक्षण करने लगी। वे संख्या में बहुत कम थीं। 2-4 फटी कमीजें, 2 पैंट और 1 कोट। जो व्यक्ति कई वर्षों से 300 रुपये मासिक वेतन पा रहा हो, उसके वस्त्रों का यह हाल। और फिर पति के श्रृंगार की वस्तुओं में एक शेविंग ब्रश, कप, सोप तथा एक जापानी बहुत ही पुराना सेफ्टी रेजर। अपने पति की ऐसी दयनीय स्थिति को देख निर्मल को यह निर्णय करने में विलंब नहीं लगा कि उसका पति अपनी सारी आय अपने भाई के परिवार पर बर्बाद कर रहा है। उसने अपने पति से पूछा, शादी से पहले जो नेवी ब्लू सूट आप पहनते थे वह कहाँ है? अरे, उसके बारे में तुम क्यों चिंता करती हो? मैंने वह उस व्यक्ति को दे दिया है जिसको उसकी आवश्यकता थी। तो अब आप क्या पहनेंगे? यह नया सूट जो तुम्हारे पिताजी ने मुझको दिया है। ओह, और उस धन का क्या हुआ जो आप इतने वर्षों से कमा रहे हैं? बैंक में कितना जमा किया है? श्रीमती जी, मैं आज तक बैंक में घुसा ही नहीं, जमा क्या करवाऊंगा? वास्तव में मुझे हिसाब किताब रखने की आदत नहीं, किंतु तुम्हें इस सब की चिंता क्यों हो रही है? विशेषतया उस समय जबकि हमारे पास अन्य बहुत सी आनंददायक बातें करने के लिए पड़ी हैं। केशव ने निर्मल को जरा अपने समीप खींचते हुए कहा। निर्मल ने केशव के खींचने का विरोध नहीं किया, परंतु साथ ही कह दिया, यह तो ठीक है, परंतु मैं चाहती हूं कि ये आनंद की घड़ियां दिनों में और वे दिन वर्षों में परिणत हों। वह तो होगा ही। इतना कह केशव ने कसकर उसका आलिंगन कर लिया। जब उसकी पकड़ कुछ ढीली पड़ी तो निर्मल ने अवसर देख पुनः कहा, पर धन के बिना जीवन नहीं चल सकता। अरे छोड़ो इन छोटी छोटी बातों को, इनसे हमें अपना मन खराब नहीं करना चाहिए। केशव धन संपत्ति की इन गंभीर बातों की अपेक्षा मधुर बातें करने पर तुला था। निर्मल ने भी अब समझा कि आज के लिए इतना पर्याप्त है, अतः उसने प्रसंग आगे नहीं बढ़ाया। थोड़े ही दिनों में उसने समझ लिया कि उसका पति बहुत ही फिजूल खर्च है। अगले महीने की पहली तिथि को उसने अपने 300 रुपये वेतन का हिसाब अपनी पत्नी को बता दिया। उसने कहा, 100 रुपये घर खर्च के लिए, 50 रुपये तुम्हारे पॉकेट खर्च के लिए और 150 रुपये मेरे अपने प्रयोग के लिए। किंतु यह वितरण निर्मल को नहीं भाया। वह सभी मुद्दों पर विस्तृत विवरण चाहती थी। केशव के पास भी छिपाने को कुछ नहीं था। उसने कहा, भोजन, निवास, आतिथ्य आदि का खर्च 100 रुपये में चलेगा, जिसका प्रबंधन भाभी करेंगी। भाभी क्यों? मैं क्यों नहीं? हाँ, तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, जैसे बड़े बाबू के अधीन छोटा बाबू रहता है। तुम इसे ऐसा भी समझ सकती हो, लेकिन 100 रुपये तो इसके लिए बहुत अधिक हैं। हम 2 जने इतना तो नहीं खा जाते। मेरी प्यारी निर्मल, हम 2 नहीं 10 हैं। 10? आपके कहने का अभिप्राय यह है कि आपके भाई, उनकी पत्नी और उनके सब बच्चे? हाँ, तो क्या उन सब की परवरिश का दायित्व हम पर है? नहीं, हम सबका पारस्परिक दायित्व है।
परंतु मैं इसमें कोई कारण नहीं पाती कि हम उन पर कुछ व्यय करें। किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कारण ढूंढना छोटी बात है। प्रत्येक बात पर तर्क करना बुद्धिमत्ता नहीं। बच्चे को जन्म देने के बाद माँ क्यों उसको दूध पिलाती है? माँ क्यों उस बच्चे के लिए अपना जीवन दान करे? माँ अपने बच्चे को प्यार करती है और इसके लिए जो त्याग करना पड़ता है वह चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका विचार नहीं करती। मैं अपने भाई और उनके बच्चों को प्यार करता हूँ। क्या यह पर्याप्त कारण नहीं कि मैं उनकी खुशी में कुछ योगदान करूं? निर्मल जब तर्क से हार गई तो अपने उद्देश्य सिद्धि के लिए उसने अपना दूसरा ढंग अपनाया। शादी हुए अभी 4 मास ही हुए थे कि निर्मला का अपनी जेठानी से झगड़ा रहने लगा। एक दिन रात्रि के समय वह अपने पति से कलोल कर रही थी। पति से कोई बात मनवाने का यह उपयुक्त अवसर होता है। इसका विचार कर निर्मल ने कह दिया, क्या आप यह चाहते हैं कि मैं दूसरों की गुलाम बनकर रहूं? आपकी भाभी तथा उनके बच्चों की सेवा करते करते मैं थक गई हूं। क्या हम किसी ऐसे स्थान पर नहीं रह सकते जिसे हम अपना घर कह सकें और जो पूर्णतया हमारा हो, यहां तक कि उसमें कोई झांक भी न सके? तुम्हारा कहने का अभिप्राय यह है कि मैं अपने भैया को छोड़ दूं? केशव ने सचेत होकर पूछा। ठीक है, उनको कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता रहती है, मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं करती, किंतु स्वतंत्रता तो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे भी तो यह चाहिए। निर्मल, तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूं, परंतु अपने साथियों की सेवा करना भी प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक है, और यदि आप पृथक मकान ले देते हैं तब भी तो हम उनकी कुछ सेवा कर सकते हैं। मैं वचन देती हूं कि आपके सभी संबंधियों के साथ मेरा व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहेगा। देखिए कितना आनंददायक होगा पृथक रहना। आप मेरे लिए होंगे और मैं आपके लिए। अन्य कोई व्यक्ति बीच में दखल देने वाला नहीं होगा। यह कोई तर्क नहीं था, अपितु निवेदन था। एक स्त्री की उत्कट अभिलाषा थी जिसका विरोध केशव नहीं कर सका। अगले दिन ही उसने अपने भैया से पृथक में कह दिया, मैं पृथक मकान में रहना चाहता हूं। क्यों? भैया का प्रश्न था। निर्मला ऐसा चाहती है और मैं उसकी इस छोटी सी मांग को ठुकराना नहीं चाहता। भैया, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घर के खर्चे में मेरा सहयोग पूर्ववत रहेगा। नहीं, यदि तुम परिवार से पृथक हो जाओगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। पर भैया, यह तो मैं अपने स्नेहवश देता हूं। आप क्यों इनकार करते हैं? आपके मुझ पर बहुत से एहसान हैं। बड़ा भाई दृढ़ निश्चयी था। उसने कहा, जब तक हम संयुक्त परिवार की भांति रहते हैं तब तक मेरे और तुम्हारे धन में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि हमारा हित संयुक्त था। अब पृथक पृथक रहने पर सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा मुझे कुछ देना ना तो तुम्हारी पत्नी को भला प्रतीत होगा और ना ही कुछ लेना मेरी पत्नी को। किंतु भैया, इन स्त्रियों को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? हम इसे केवल अपने तक ही सीमित रखें। नहीं, मैं तुम्हारी भाभी से छिपाकर कुछ नहीं रखता और ना ही तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम अपनी पत्नी से कुछ छिपाकर रखो। परिवार विभक्त हो गया, इससे निर्मला अत्यंत प्रसन्न थी, परंतु उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही जब केशव ने उसको यह बताया कि भैया ने उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया है। केशव का भाई माधव अत्यंत निर्धन था। एक फर्म में साधारण सा क्लर्क था और वेतन स्वरूप उसे केवल 150 रुपए मासिक मिलते थे। घर में 6 बच्चे थे तथा उनके पालन पोषण एवं उनकी शिक्षा के लिए यह राशि अत्यंत अल्प थी। इस पर भी एन केन प्रकारेण वह जीवन की गाड़ी चलाने लगा। उसने दृढ़ निश्चय किया और अपनी जीवन की गाड़ी को नया मोड़ दिया। अपने सबसे बड़े लड़के को, जो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसने कह दिया कि आगे पढ़ना है तो साथ साथ अर्जन करे। दूसरे लड़के ने पिछले वर्ष मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा आगे कॉलेज में प्रवेश लेने की सोच रहा था। उसने उसकी शिक्षा समाप्ति की घोषणा कर दी और उसको एक कारखाने में काम सीखने पर लगा दिया। छोटे तीनों बच्चों की शिक्षा उसने चालू रखी। सबसे छोटा लड़का 3 वर्ष का ही था। समय व्यतीत होता गया। सबसे बड़ा लड़का अब दुकानदार बन गया था। उसने दलाली का काम शुरू किया था और अपनी थोड़ी सी पूंजी बचाकर उसने एक किराए की दुकान खोल ली थी।
2 वर्ष में ही उसकी दुकान चल निकली और वह इस समय लगभग 200 रुपए मासिक अपने पिता की आय में वृद्धि करने लगा था। छोटे भाई ने कारखाने में काम सीखकर अपने बड़े भाई की सहायता से अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। इस प्रकार बड़े भाई की स्थिति अब सामान्य हो गई थी। दूसरी ओर इन 2 वर्षों में केशव की पत्नी के 2 बच्चे हो चुके थे और उसके लिए यह संभव नहीं था कि उनकी भली भांति देखभाल करे तथा घर का सारा काम भी करे। केशव ने घर के काम के लिए एक के बाद एक कई नौकर रखे, किंतु नौकर अपनी मर्जी के अनुसार काम करते थे, चाहे काम मालिकों को पसंद आए चाहे ना आए। कभी उनको डांटा नहीं। अगले दिन उसने खाना खराब बना दिया, क्रॉकरी के 2-4 पीस तोड़ दिए। बच्चों को खिलाने के लिए कहा जाता तो वह उनके पैर में इतने जोर से चुटकी काटता कि वे चिल्ला उठते और विवश होकर उन्हें मां को ही संभालना पड़ता। घर में घी, चीनी तथा अनाज आदि का तो हिसाब ही नहीं रहा था। निर्मला का स्वास्थ्य भी निरंतर गिर रहा था। उसके गर्भ में इस समय तृतीय संतान थी। इस बार उसने गर्भपात कराने का निश्चय कर लिया। इसके लिए वह कई डॉक्टरों के पास गई, किंतु कोई सम्मानित डॉक्टर इस विषय में उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ। विवश होकर इसके लिए उसे एक अशिक्षित चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ी। गर्भपात तो हो गया, किंतु निर्मल ने बिस्तरा पकड़ लिया। उसको निरंतर ज्वर रहने लगा। डॉक्टरों को संदेह हो गया कि टीबी न हो गई हो। इस सब से केशव बहुत चिंतित रहने लगा और इसका परिणाम यह हुआ कि दफ्तर के काम में वह ध्यान न दे सका। उसके अधिकारीगण उससे अप्रसन्न रहने लगे। पिछले दिनों उसे आशा थी कि उसकी पदोन्नति हो जाएगी, परंतु अब वह आशा भी विलीन हो गई। घर पर काम बहुत बढ़ गया तो नौकर भाग गया। अब केशव को घर का बहुत सा काम स्वयं करना पड़ता। निर्मला के लिए दवाई लाना, उसकी टहल सेवा करना, फिर दफ्तर का काम। निर्मला के लिए तो उसने एक नर्स का प्रबंध कर दिया, परंतु उस नर्स को 6 रुपए प्रतिदिन वेतन देना तय हुआ। इस प्रकार आधे से अधिक वेतन तो नर्स के ऊपर ही व्यय होने लगा था। शेष में दवा आदि तथा खाना पीना एक समस्या बन गई। यह व्यवस्था अधिक काल के लिए चल सकनी असंभव थी। यद्यपि केशव घर का बहुत सा काम स्वयं करता था, इस पर भी निर्मला को आराम नहीं मिल पा रहा था। बच्चों के ऊपर तो वही नजर रख सकती थी। इस प्रकार जीवन से निराश हो बहुत ही दुखी अवस्था में वह अपने भाई से मिलने जा पहुंचा। भाई के हालचाल पूछने पर केशव ने घर का सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर कहा, यदि इसी प्रकार चलता रहा तो ऑफिस से डिस्चार्ज नोटिस मिल जाएगा और फिर सारा परिवार भूखा ही मरेगा। यह सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ है केशव, भाई ने केवल इतना कहा। केशव को अपने भाई की वह निराशा स्मरण हो आई जब उसने उनसे कहा था कि परिवार से पृथक होना चाहता है। उस समय भाई को उसकी सहायता की आवश्यकता थी, परंतु उसके पृथक हो जाने से भाई ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। अब केशव को सहायता की आवश्यकता थी, परंतु तब की अवस्था का स्मरण कर वह मांग नहीं सका और कुछ देर बैठकर घर वापस चला आया। अगले दिन जब वह ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी भतीजी कांता आई हुई है। केशव ने पूछ लिया, कहो कांता, क्या हाल है? सब ठीक है चाचा जी, नम्रता से कांता ने उत्तर दिया। केशव ने देखा आज घर की सफाई भली भांति हुई पड़ी है, बर्तन तथा रसोई साफ पड़ी है और उसके लिए चाय भी तैयार है। आज 4 मास बाद उसे शाम की चाय का स्वाद आया था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, निर्मल तुम्हारा क्या हाल है? जैसा हमेशा रहता है। नर्स छुट्टी मांगने लगी तो मैं बहुत परेशान हुई। उसके बिना मेरा काम किस प्रकार चलेगा? मैं यही सोच रही थी कि इतने में कांता आ गई और कहने लगी कि वह आज दिन भर यहीं रहेगी। मैंने नर्स को छुट्टी दे दी। कांता तो अब होशियार हो गई है, इसने नर्स से कहीं अच्छी तरह मेरी सेवा की है। केशव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब कांता का छोटा भाई मोहन भी आ गया और बच्चों से खेलने लगा। वह उनको लेकर समीप के एक पार्क में चला गया। रात कांता भोजन बनाने के बाद घर चली गई, परंतु मोहन वहीं रह गया। प्रातः उसने चाचा से सब्जी आदि तथा चाची की दवाई आदि लाने के विषय में पूछ लिया।
खाना बनाने तथा घर का प्रबंध करने के लिए कांता भी प्रातः आ गई। इस प्रकार सप्ताह भर चलता रहा। जब केशव को विश्वास हो गया कि कांता प्रतिदिन आती रहेगी, तो उसने नर्स की छुट्टी कर दी। इस पर भी एक बात केशव समझ नहीं सका कि कांता ने भी उनके घर पर भोजन नहीं किया, न ही मोहन ने किसी वस्तु को छुआ। केशव ने कई बार कहा कि वह भोजन यहीं कर ले, परंतु कांता सदैव टालती रही। निर्मला के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था और 1 मास में उसका ज्वर जाता रहा। अब वह बैठकर थोड़ा बहुत काम करने लगी थी। एक दिन निर्मला ने कांता से बहुत आग्रह किया कि आज वह भोजन उनके साथ ही खाए। इस पर कांता ने कहा, चाची, मुझको बिल्कुल भूख नहीं है। कांता, मेरी खुशी के लिए ही थोड़ा सा खा लो। किंतु मैं नहीं खा सकती, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। क्यों? यह तो मुझको भी पता नहीं। तो तुम यहां क्यों आती हो? जिससे आपकी कुछ सहायता कर सकूं। केशव भी इनकी बातें सुन रहा था और वह स्वयं को इनसे अलिप्त न रख सका। उसने पूछा, कांता, क्या तुम्हारी माताजी ने तुम्हें यहां काम करने के लिए भेजा है? नहीं तो मैं स्वयं ही आती हूं। एक दिन आप पिताजी को अपनी कठिनाई बता रहे थे, तो मेरे दिल में चाची की सहायता करने की बात आई। अगले दिन मैंने पिताजी से पूछ लिया। उन्होंने माताजी की ओर संकेत किया। माताजी ने मुझे यहां आने की स्वीकृति दे दी और मैं यहां आने लगी। मुझे प्रसन्नता है कि चाची अब स्वस्थ हो रही हैं। किंतु तुम्हें यह किसने कहा है कि तुम यहां खाना मत खाया करो? मैं समझता हूं यह तुम्हारा एक प्रकार से दृढ़ निश्चय है कि तुम हमारी कोई वस्तु नहीं लोगी। कांता ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। चुप्पी का अर्थ स्पष्ट था। केशव सब समझ गया। निर्मला को भी डंक सा लगा। वह कांता से कहने वाली थी कि अब उसके आने की आवश्यकता नहीं, परंतु घर की स्थिति तथा अपनी असमर्थता देख वह मौन रही। उस रात केशव ने निर्मला से पूछा, क्या तुम्हें उस बात पर लज्जा की अनुभूति नहीं होती जो तुमने मेरे भाई के साथ करवाई? क्यों? मैंने क्या करवाया था? तुमने मुझसे उनकी सहायता बंद करवाई, जबकि उस समय उनको इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। परिणाम यह हुआ कि सुंदर को तुरंत कॉलेज छोड़कर दुकान करनी पड़ी। मैंने आपको उनकी आर्थिक सहायता करने से मना नहीं किया था, यह तो उन्होंने स्वयं अस्वीकार की थी। नहीं, हमने इसके लिए उन्हें विवश कर दिया था। सुनो, अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं वहां जाकर भैया तथा भाभी के चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगूंगा और उनसे याचना करूंगा कि दोनों परिवार पुनः एक हो जाएं। यह ठीक है कि उन दिनों तुम्हें भाभी से अधिक काम करना पड़ता था, परंतु युवा होने के कारण तुम यह कर सकती थी, उसी प्रकार जैसे कांता अब यहां करती रही है। इस प्रकार काम करना किसी के प्रति एहसान करना नहीं होता। किसी संस्था की भांति एक संयुक्त परिवार में किसी से सहायता प्राप्त करने के लिए स्वयं भी उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। निर्मला को अपने प्रियजनों के समीप रहने से प्राप्त सुविधा का भास तो हो गया था, परंतु वह यह नहीं समझ पाई थी कि केवल एक घटना किस प्रकार संयुक्त परिवार के औचित्य को सिद्ध कर सकती है। उसने कहा, हम दुर्भाग्यशाली थे जिन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ी, किंतु ऐसा कोई नियम तो नहीं कि सबके साथ ऐसा ही होगा। हमारा दुर्भाग्य यह सिद्ध नहीं करता कि बड़े परिवारों की आवश्यकता रहती है, किंतु निर्मला, हमारा दुर्भाग्य इस बात का सीधा परिणाम नहीं है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा सहायक नहीं था जो कि समय पर काम आए। चोर नित्य ही किसी के घर सेंध नहीं लगाते। इस पर भी पुलिस को सदा और सब स्थानों पर सचेत रखा जाता है। आग लगने की घटनाएं नित्य और सदा नहीं होती, परंतु आग बुझाने वाले दमकल सदा तैयार रखे जाते हैं। भावी दुष्परिणामों को रोकने के लिए सदा सुरक्षात्मक उपाय व्यवहार में लाए जाते हैं। बहुत से लोगों का एक साथ एक परिवार के रूप में रहना ऐसी संभावित विपत्ति से जैसी हम पर आन पड़ी थी, चौकस रहने का प्रयत्न है। निर्मल, तुम ही बताओ, जो सेवा कांता और मोहन केवल स्नेहवश करते रहते हैं, वह क्या किसी भी मूल्य पर मिल सकती है? किंतु हमारी वैयक्तिक स्वतंत्रता का क्या होगा? निर्मला ने निरुत्तर होते हुए अब यह प्रश्न कर डाला।
वह सदैव तुम्हारे पास रहेगी यदि तुम में उसको बनाए रखने की योग्यता होगी। अयोग्यों की वैयक्तिक स्वतंत्रता उनके अहित में ही होती है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।